हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने आज क्या किया है, लाइव सेशन रखा है और उसमें हमने क्या किया था, कंप्लीट प्रोग्राम्स जो भी आपके 9th स्टैंडर्ड के थे वो सभी उसमें डिस्कस किए। अब लेकिन हमने इसमें पढ़ा है कि हमें जो भी कंप्यूटर का आपका पेपर आता है वो आपका क्या है, उसमें आपके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसका बेसिक पार्ट जिसमें सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का होता है और एक होता है आपका प्रोग्रामिंग पार्ट जो कि आपका कितने मार्क्स का है, 60। इसको हम लोगों ने लाइव सेशन में कर लिया है, इसको हमने क्या किया है, लाइव सेशन में कंप्लीट किया है। अब बात करेंगे बेसिक की, तो एक ही वीडियो में हम चाहते हैं कि पूरा की पूरा क्लास 9th का जो भी बेसिक है वो आप तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ आपका 1 लाइनर टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कुछ हम आपके लिए बहुत बेहतरीन कीवर्ड्स लेके आए हैं जिसके थ्रू हम कंप्लीट कंप्यूटर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले बात आती है जावा की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जावा? तो हमें पता होना चाहिए जावा क्या है। तो जावा आपका क्या है, एक आपकी रोबस्ट लैंग्वेज है, या सिंपल लैंग्वेज ही बोल सकते हैं, या सिक्योर लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बनता है हु डिस्कवर्ड जावा, तो हम लिखेंगे क्या, जेम्स गॉसलिंग। क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज जावा, तो हम लिखेंगे जावा इज अ सिंपल रोबस्ट सिक्योर लैंग्वेज। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक एंड कम टू द सेकंड टॉपिक। इसमें आपको पढ़ना है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, या क्वेश्चन सेपरेट भी आता है कि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है। तो आपको ये समझना है कि दोनों की दोनों ट्रांसलेटर्स हैं। ठीक है, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है और आपका क्या है, इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा इन वन गो, एक बार में ही पूरा की पूरा आपका कोड क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, इसमें जो होता है कि जो सोर्स कोड होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन कैसे होता है, लाइन बाई लाइन होता है। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड सम शॉर्टकट्स। इट मीन्स कुछ फुल फॉर्म्स भी आपके क्या हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एक आपका पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीआरई। तो जीआरई जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है आपका जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, तो हमें क्या समझना है कि फुल फॉर्म ऑफ जीआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। And another one is SDK. SDK is Software Development Kit. Okay. And जो आपका थर्ड वन है यहाँ पर JVM का फुल फॉर्म जो होगा वो क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। ये सब आपने पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, हम एक रिवीजन के तौर पे इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है, कुछ आपके पूछे जाते हैं इसमें कि इनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ये सभी आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो इनकैप्सुलेशन एक ऐसा मेथड होता है, या ये कह देंगे ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक डेटा को और एक फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में क्या करते हैं, बाउंड कर लेते हैं। मतलब इनकैप्सुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका क्या करता है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है वो उसे क्या करेगा, पूरा उसका डेटा और उसकी फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये एक प्रकार से, इसी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि ये कैप्सूल टाइप का होता है जिसमें यहाँ पर आपका पूरा डेटा पड़ा होता है और यहाँ पर इसके फंक्शन होते हैं। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, इनकैप्सुलेशन रखते हैं। ठीक है, दूसरा आपका बात करते हैं, दूसरा मेथड क्या है इसमें, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है उन एसेंशियल फीचर्स को, ठीक है, विदाउट डिस्प्लेइंग एनी बैकग्राउंड डिटेल्स। ओके, इसमें हमने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आपको बस इतना समझना है कीवर्ड के तौर पर कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या है, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका है जिसमें सिर्फ उस एसेंशियल फीचर को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके और उसकी जो भी बैकग्राउंड डिटेल है उसको क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है,
जैसे कि आप देखते हैं कि रिमोट कंट्रोल आपका होता है, या हम कहें कि ये पेन है, ये क्या कर रहा है, टच करने पे ये लिख रहा है, ठीक है। हमको ये सिर्फ एसेंशियल फीचर दिख रहा है कि इस पे हम इस प्रकार से इसको करेंगे तो ये कुछ ना कुछ राइट कर देगा, बट ये कैसे राइट कर रहा है, उसका जो बैकग्राउंड डिटेल है उसको क्या किया जा रहा है, आपका हाइड कर दिया जा रहा है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अगला आपका टॉपिक आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, पॉली मीन्स होता है मैनी वन, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होता है, एक ही क्लास के साथ बहुत से ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें, ठीक है, ये इसका ये जो बिहेव करेगा इसमें मेथड, वो क्या करेगा, एक से ज़्यादा तरीके से बिहेव कर रहा हो। कोई भी एक क्लास है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में आपका क्या कर रही होगी, वर्क करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। जैसे कि हम एक बात एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन जो है कई कंपनीज़ के आपको देखने को मिलेंगे। सैमसंग का भी मिलेगा, गैलेक्सी का भी मिलेगा, है ना। सैमसंग गैलेक्सी हो गया आपका, और आपका रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, बहुत से आपके क्या है, आपके इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो मोबाइल फ़ोन क्या है, एक प्रकार का इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। दूसरा आता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब है, जैसे बायो में आपने पढ़ा होगा इनहेरिडिटी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक्स के द्वारा जो भी आपके कहने मतलब है फंक्शंस हैं वो एक पर्सन से अनदर पर्सन तक डिलीवर होते हैं। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी आपका इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब है कोई एक ही क्लास होगी, ठीक है, जो कि क्या कर रही होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कई क्लासेस में डिवाइड होती हुई नजर आ रही होंगी। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, कोई भी ले लो, एक बर्ड ले लिया, बर्ड आपके बहुत से बर्ड हो सकते हैं, पिजन हो सकता है आपका, है ना, पैरट हो सकता है, ठीक है, क्रू हो सकता है, स्पैरो हो सकता है। तो ये क्या है, बर्ड एक आपका कहने वाला एक ऐसी क्लास है और वो कई प्रकार से आपकी सेम उसमें डिवाइड है, ठीक है, और उनकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं मिलती जुलती आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे इसमें इंटरनेट एप्लेट। तो इंटरनेट एप्लेट ये कई बार पूछा जाता है, ये क्या है, एक प्रकार से एक प्रॉपर्टी आपकी ओप्स की, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो प्रॉपर्टी है। उसमें आता है कि ये क्या होता है, ये इंटरनेट एप्लेट्स प्रोवाइड कराती है। ये लैंग्वेज जो जावा लैंग्वेज है वो क्या है, वो एम्बेडेड इन अ वेब पेज, मतलब कि इसका जो है जब हम वेब पेज के साथ कोई यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम इंटरनेट एप्लेट्स बोलने लगते हैं, ठीक है। बात करेंगे, हम कहते हैं कि जावा ऑल्सो अ स्टैंड एलोन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड एलोन? स्टैंड एलोन मीन्स रन इंडिपेंडेंटली, मतलब इसको किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि नहीं यहाँ बस ये पर्टिकुलर लैंग्वेज सिर्फ एक ही कंप्यूटर में चलेगा, कि नहीं साहब सिर्फ एलजी के कंप्यूटर में, सिर्फ आपका डेल के कंप्यूटर में चलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप डिफरेंट आप देखते हैं लैपटॉप से वही फंक्शन आपका लैपटॉप में होता हुआ नज़र आ रहा है, वही आपका डेल में नज़र आ रहा है, एक आपके पीसीज में नज़र आ रहा है, वही आपका मान लीजिए एक डिजिटल बोर्ड में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्या है, आपकी रन इंडिपेंडेंटली, कहने मतलब इंडिपेंडेंटली रन करती है। चलिए बात करेंगे अब यहाँ पर कि कई बार कहा जाता है ऑब्जेक्ट हैविंग एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट? कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट या डिफाइन एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिफाइन करती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मतलब कि उसकी पर्टिकुलर जो डिटेल्स होगी, कि जैसे कि इसमें कितना जीबी रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, किस कंपनी का है, इसका ईएमआई नंबर क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कहलाती हैं आपकी एट्रीब्यूट किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब बात करेंगे बिहेवियर की। तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ परफॉर्म कैसे करेगी। हमें पता तो चल गया कि भाई साहब इसमें 8 GB का रैम है, बट ये 8 GB का रैम किस तरीके से परफॉर्म करेगा, कैसे, ये क्या कहीं ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम आपका लैग हो रहा है या कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो उसके उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर में कैलकुलेट होती हैं, ठीक है बेटा, ये हमें समझते जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है आपका एंटाइटी। ये भी क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है कि एंटाइटी का मतलब ये होता है समथिंग दैट एग्जिस्ट एज इटसेल्फ। ओके, एंटाइटी मीन्स समथिंग दैट एग्जिस्ट एज इटसेल्फ। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट डेटा। तो कंपोजिट डेटा क्या होता है? एक क्लास है, उसमें इंटीजर टाइप डेटा भी होगा, डबल टाइप भी होगा, फ्लोट टाइप होगा। तो इस प्रकार के जो वेरिएबल्स जो हम उसमें यूज कर रहे हैं, कुछ आपके वेरिएबल्स फ्लोट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कुछ डेटा आपके जैसे सपोज दैट आपने कह दिया कि इंट a = 5 कह दिया, चलिए इंटीजर टाइप है, हमने यहाँ ले लिया। मान लीजिए एक आपने डबल डेटा ले लिया या फ्लोट डेटा ले लिया, डबल बी ले लिया आपने 5.860 इस टाइप से। तो ये क्या है? ये कहने वाला अब ये सभी चीज़ें एक ही क्लास के अंदर पड़ी होती हैं, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं आ क्लास इज अ कंपोजिट डेटा, ठीक है, आ क्लास हैविंग अ कंपोजिट डेटा। ओके,
बात करेंगे सेमीकोलन। कई बार पूछा जाता है कि किस चीज़ का यूज हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन के लिए करते हैं। तो टर्मिनेशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन जनरली आपने इस प्रकार से आप यूज कर रहे होते हैं हर लाइन के बाद। जब आपको कोई पर्टिकुलर लाइन क्या करनी होती है, टर्मिनेट करनी होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं और इस सिंबल को बोलते हैं हम सेमीकोलन। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेमीकोलन है बेटा वो किस लिए यूज होता है, वो टर्मिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज केस सेंसिटिव। हम कहते हैं कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? इट मींस केस सेंसिटिव का मतलब होता है इट कंसीडर अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। ओके, अभी हम समझेंगे कि जैसे कि आप समझते हैं कि अपर केस में हमने कहा कि जो कैपिटल ए है तो वो उसको किस प्रकार से डेटा टाइप में 65 में कंसीडर करेगा। अगर वहीं आपने स्मॉल ए किया है तो उसे वो 97 के फॉर्म में कंसीडर करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। तो ये क्या है, ये अपर केस कहलाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर केस हो जाएगा। लोअर केस मीन्स आपका छोटा वाला लेटर, अपर केस मीन्स होता है कैपिटल लेटर। ठीक है, अब बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे हमने कहा कि कोई भी हम चीज़ लिख देते हैं, हमने लिख दी है यहाँ पर कि जो आपका ए का वैल्यू आएगा वो बी प्लस सी करने पर आएगा, और यहाँ पर जो बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो ए का वैल्यू हम करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे 8 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन को ही हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। मींस इसमें ऑपरेटर हो, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया प्लस, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। आप इसे और आगे अगर करना है, चलिए आपने मान लीजिए इसमें माइनस का 3 और लिख दिया, तो ये भी क्या है, ये आपका प्लस माइनस डिवाइड, ये सभी क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, बात करेंगे ऑपरेंड्स क्या है। तो ऑपरेंड्स का मतलब है कि ऑपरेटर जिन वैल्यूज के बीच में वर्क कर रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जो है किसके बीच में वर्क किया, यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो वर्क कर रहा है आपका ए और बी के बीच में। तो ए और बी क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे। तो जो आपका ए और बी हैं वो आपके किसके फॉर्म में कंसीडर किए जाएंगे, ऑपरेंड। तो ऑपरेशंस आर परफॉर्म, मतलब कहने वाला ये है कि जो आपके ऑपरेंड्स जो होते हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पर भी आ गए हैं, जैसे एक आपका आया है आईडीई। तो आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले फुल फॉर्म्स हैं ये। एक आता है ASCII कोड, तो ये आपका पिछले एग्जाम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स में भी आए, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ये जो बार बार हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हमें बार बार परेशान करते हैं। अगर हम इन सभी कीवर्ड्स को बहुत ही अच्छे से समझ लें तो याद रखिए कंप्यूटर का एक बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है, जिसे हम नींव बोलते हैं किसी भी चीज़ की, वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी आपकी, है ना। तो चलिए हम बात करेंगे ASCII। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं वो 128। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम्स में ASCII के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें कैरेक्टर जब पूछे जाएंगे तो हम उसमें लिखेंगे 128, और अगर कई बार उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो उसमें हम लिखेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, कई बार इसका भी पूछा गया है कि यूनिकोड में जो है आपका कितने कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 65,536, 65,536। ओके बेटा, याद रखना, पढ़ाई हमें बिल्कुल बराबर रखना है, बिल्कुल याद रखिए, तत्पर रहिए पढ़ने के लिए। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या है, तो जावा प्रोग्रामिंग आपने की है, इसमें आपने देखा हुआ है कुछ लेटर्स हैं, जैसे आपने देखा यहाँ इंट है, डबल है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली क्या है, रिजर्व रहती हैं। ठीक है, मींस कंप्यूटर इन्हें अपने आप समझ लेता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। तो जो रिजर्व वर्ड जो होते हैं, जो आपका एक स्पेशल मीनिंग दे रहे होते हैं, कि इंट का मतलब है इंटीजर टाइप डेटा, डबल का मतलब है कोई आपकी पॉइंट पे लॉन्ग है ना, इस प्रकार की कोई जो वैल्यूज आपकी होती है, फ्लोट का मतलब है डेसिमल डेटा। तो इस प्रकार का जो पर्टिकुलर मीनिंग जो है कंप्यूटर स्वयं समझता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, वो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको याद रखना है। थोड़ा इसमें एक बात आप याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए आपको याद रखना है कि हमें कोशिश
करते रहना जब तक एग्ज़ाम्स आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, एग्ज़ाम आपने पूरा क्लियर नहीं कर लिया है, तब तक हमें क्या नहीं है, खामोश नहीं बैठना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, यहाँ पे हम समझेंगे इसमें। चलिए ठीक है, यहाँ पर आए हैं टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है? टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि जब हम एक डेटा को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसको बोलेंगे टाइप कन्वर्जन। ठीक है, समझ पा रहे हो अच्छे से? अब बात करेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने फ्लोट के फॉर्म में ए को कन्वर्ट कर दिया, जबकि आपका इंटीजर टाइप आपका बी है और आपका कोई भी फ्लोट टाइप यहाँ पर सी है। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे हमने समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि b की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर 5 है, यहाँ इसकी वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ पे जो a की जो वैल्यू आने वाली है वो 7.5 आने वाली। तो आपने क्या किया, एक इंटीजर डेटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में। इसको बोलेंगे टाइप कन्वर्जन। ओके बेटा, चलिए यहाँ पे इनका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो आपके एस्केप सीक्वेंस आपने बेटा पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा समझ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, कुछ आपके यूनिक इसमें आपके होते हैं, तो उन्हें हम समझते चलेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका एस्केप सीक्वेंस ऑफ टी, तो इसका जो यूज होता है कहीं पर टैब को लाने के लिए। ठीक है, टैब मीन्स होता है स्पेस, एक स्पेस को क्रिएट अगर हमें करना है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कि यहाँ पे लिखा है हमने SOPLN और इसमें लिख दिया यहाँ पर जैसे A और टैब B। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर A की वैल्यू यहाँ पे 3 है और B की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट प्रिंट होने वाला है वो होगा 3 और 2, मतलब एक ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिलेगा। तो ये स्पेस जो आया वो किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, इस टैब की वजह से आया। ठीक है, बात करेंगे इसका कि एस्केप सीक्वेंस ऑफ एन, इसके लिए इसका यूज जो है लाइन को चेंज करने के लिए किया जाता है। सपोज अगर हमने इसके जगह पर जो यहाँ पे जो वैल्यू ली है, अगर हमने इसके जगह पर क्या यूज किया होता है, यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस ऑफ एन, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ रहा होता वो 3 और 2। क्योंकि कई बार बेटा क्या होता है, आउटपुट टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आउटपुट टाइप क्वेश्चंस में आपको इन सब चीज़ों का याद रखना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एस्केप सीक्वेंस के साथ एन है या एस्केप सीक्वेंस के साथ टी है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, इन सब चीजों को लर्न रखना है ना। चलिए हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका आता है फाइनल। फाइनल क्या है, तो कई बार क्या होता है, हम फाइनल एक प्रकार से हम बता दें आपको, ये एक कीवर्ड है जिसका यूज जो है हम किसी भी चीज को कांस्टेंट बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि पाई की वैल्यू जैसे 3.4 है, 3.14 है, और वो वैल्यू आपकी चेंज ना हो पूरे प्रोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पाई लिखा है इसके आगे हम क्या लिख देंगे, फाइनल लिख देंगे। तो जब हमने इसके आगे फाइनल लिख दिया तो इसकी जो वैल्यू 3.14 है वो क्या होगी, कांस्टेंट बन गई। ठीक है, मतलब आप कहीं पर भी आप पाई लिखेंगे तो वहां उसकी वैल्यू सिर्फ 3.14 ही ली जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये आप, ठीक है, तो इस प्रकार का जो कीवर्ड है ये हमेशा कब यूज होता है, जब हमें किसी वैल्यू को क्या करना होता है, कांस्टेंट करना होता है। मतलब इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, जब किसी वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने पाई को डिक्लेयर कर दिया है कि ये कांस्टेंट है। अब बात करेंगे कैरेक्टर, तो कैरेक्टर टाइप डेटा आपने पढ़ा होगा, इसको क्या है, एक सिंगल क्वेटो इस टाइप से लिखा जाता है, एक सिंगल क्वेटो के अंदर। और आपने पढ़ा होगा एक स्ट्रिंग भी पढ़ा होगा, जैसे हमने लिखा एप्पल। ठीक है, एप्पल लिखा तो इसको हमने डबल क्वेटो में इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो जो डबल क्वेटो के अंदर लिखा जाता है उसको हम बेटा स्ट्रिंग टाइप डेटा बोलते हैं, और जो सिंगल क्वेटो के अंदर लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर टाइप डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है CHAR जो आपका यूज होता है, तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू कई बार पूछी जाती है बेटा, याद रखिए। तो डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होती है कि आपको /u के बाद 4 0 लगाने। कई बच्चे क्या होते हैं 3 0 लगा देते, 2 0, तो 2 या 3 0 आप लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा जी आंसर। आपको याद रखना है कि इसमें कितने जीरो होते हैं, 4 0। आप इसको ऐसे भी लर्न रख सकते हो कि आपका जो CHAR है इसमें कितने लेटर हैं, आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि /u के बाद हमें 4 क्या करना है, 0 लगाने। ठीक है, और इसको याद रखना है कि सिंगल क्वेटो के अंदर लेना। इसके बाद बात करते हैं बूलियन की। तो बूलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। आपको पता है जो बूलियन है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स के बीच में ही डील करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू की। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन है वो आपका क्या होता है, फॉल्स होता है।
इसके बाद बात करेंगे आपका, अभी हमने आपके केस सेंसिटिव में बताया था कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज बिकॉज यहाँ पर आपका जब कैपिटल A to Z को पढ़ते हैं तो वो आपका हमेशा किसके बीच में डील होता है, 65 to 90, मतलब 65 से स्टार्ट होगा और 90 तक जाएगा, ठीक है। जबकि आपका स्मॉल A to Z जो आपका जाता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 97 से बेटा स्टार्ट होगा और 122 तक आपका ये जाने वाला है। बेटा याद रखिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है। हम बात करेंगे इसके बाद कुछ आपकी, देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं, ये भी पूछ ली जाती हैं इनका कि इनके अंदर इसका जो साइज है डेटा टाइप दिया रहेगा कुछ, और ये सभी जो डेटा टाइप आपको हमने यहाँ लिखा है ये सभी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप में कंसीडर किए जाते हैं। याद रखिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा। और कुछ प्रिमिटिव डेटाज आपके क्या है पूछ लिए जाते हैं, उनकी साइज पूछ ली जाती है। तो याद रखना इसको लर्न करने की बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि जैसे बी से ये स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए हम बोल देंगे BB, ठीक है। ये एस से स्टार्ट हो रहा हो, जो सी से CH से स्टार्ट हुआ तो ये एस फो सा और CH फो चा तो सच, तो BB सच में, ठीक है। और यहाँ F और I है तो फी बोल सकते, फिर मतलब फिर से क्या हो गई D और यहाँ L है तो हम बोल देंगे डल हो गई। तो एक शॉर्ट ट्रिक हमने इसके लिए बनाई है कि हम इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि जिससे कि आपको याद रहे, ये कोई ऑफिशियल शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाई हुई एक ट्रिक है जो कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो BB है, BB सच में फिर से डल हो गई, एक, ठीक है। तो ये हम अपने हिसाब से लर्न कर सकते हैं, ये नहीं है कि कोई ऑफिशियल नहीं है, कहीं पे आपको ये लिखना नहीं है बेटा। तो यहाँ देखिए जब हम ऐसे सीक्वेंस से लिख देते हैं तो इसको बनाते कैसे हैं, तो आपको स्टार्ट करना 1 से, तो 1 1 BB को 1 1, फिर 1 का डबल करेंगे 2 2 हो जाएगा, और फिर 2 का डबल करेंगे 2 का डबल 4 4 हो जाएगा, और 4 का डबल करेंगे 8 8 हो जाएगा। तो ये बाइट डेटा हो गया। अब ये आपको एक बात याद रखना है कि जो 1 बाइट होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं बस। अब आपको सब में 8 का मल्टीप्लाई कर देना, तो यही डेटा जो आपका बाइट में है ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कई बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछी जाती है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है आपकी याद रखना है कि बाइट की 0 होती है, बुलियन की फॉल्स होती है, शॉर्ट की 0 होती है, कैरेक्टर की अभी हम आपको बता चुके हैं /U और 4 zeros इन सिंगल क्वेटो। और इसके बाद जब फ्लोट की बात करेंगे तो 0.0f, और आप इंट की बात करेंगे तो 0, डबल के लिए 0.0d, और आपका लॉन्ग के लिए 0। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये आपके क्या होगी फायदेमंद प्रूव होकर दिखाएगी ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, कई बार पूछा जाता है डबल इक्वल, ठीक है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सिंगल इक्वल और डबल इक्वल। तो बेटा याद रखिए कि जो डबल इक्वल है, डबल इक्वल का यूज हमेशा कंपैरिजन के लिए किया जाता है। तो ये कंपैरिजन का मतलब हो गया एक रिलेशनल ऑपरेटर, ये दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है कि दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। बट जब आपकी बात करेंगे यहाँ पे सिंगल इक्वल की, तो जो सिंगल इक्वल है ये किसी वैल्यू को असाइन करने के काम आता है। जैसे हमने अभी लिख दिया यहाँ पर कि इंट a है वो क्या है 5 है, तो ये यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू 5 को असाइन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब कभी कंडीशन में हमने ऐसे लिखा है कि इफ a इक्वल टू 5 देन वी विल प्रिंट समथिंग, SOPLN ए को प्रिंट करेंगे। तो ये क्या है, ये आपका क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज के बीच में आपस में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो जब रिलेशन को क्रिएट किया जा रहा है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जो डबल इक्वल है वो एक रिलेशनल ऑपरेटर है, जबकि सिंगल इक्वल है वो क्या है, एक असाइनिंग ऑपरेटर है बेटा। बात करेंगे यहाँ पर लॉजिकल नॉट की। तो लॉजिकल नॉट को हम इस प्रकार से शो करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और, एंड और नॉट। कौन कौन से होते हैं, और, एंड और नॉट, ठीक है। नॉट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट आप लोगों ने किया होगा, और एंड ऑपरेटर आपका कहीं ना कहीं ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऑपरेटर आपका इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको याद रखना लॉजिकल जो आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ये आपका एक यूनरी ऑपरेटर। यूनरी क्या होता है, यूनरी का मतलब है कि एक सिंगल ऑपरेंड के बीच में ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है। जबकि आपका जो एंड और ऑपरेटर है ये 2 ऑपरेंड के बीच में वर्क करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आपने पढ़े होंगे यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर।
चलिए इसके आगे हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक्यूमुलेटर, जी देखिए बेटा कुछ नए वर्ड्स हैं, जैसे एक्यूमुलेटर हो गया, काउंटर हो गया। ये ऐसे वर्ड है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये आया कहाँ से। बेटा ये भी आपके सिलेबस से, इसको आपको याद रखना है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, तो एक्यूमुलेटर कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आपके किसी वैल्यू को अपडेट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, आपके प्रोग्राम में यूज की हुई किसी वैल्यू को क्या कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर्स आर द वेरिएबल्स दैट अपडेट समथिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन बन रहा है तो भी हम इस कीवर्ड का यूज वहां करते हैं। याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी इससे रिलेटेड अगर आता है तो आप पर्टिकुलर इस कीवर्ड का यूज करते हुए उसको बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, बात करेंगे काउंटर की। तो काउंटर क्या होता है, काउंटर का यूज जो होता है किसी भी चीज की फ्रिक्वेंसी को काउंट करने के लिए। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, कि कोई भी वैल्यू कितने बार रिपीट हुई है, तो उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काउंटर कीवर्ड का यूज कर रहे होते हैं। अब बात करेंगे यहां पर, अभी हमने आपको पहले समझाया हुआ है कि ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। तो ऑपरेटर हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ऑपरेटर का जो यूज ये परफॉर्म करता है किसी ऑपरेशन को, जबकि आपके ऑपरेंड्स होते हैं वो डेटा आइटम्स होते हैं जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, कोई ऑपरेशन को कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहां पर प्रेसिडेंस की। तो प्रेसिडेंस क्या है, प्रेसिडेंस द ऑर्डर इन विच अ प्रोग्राम एवेल्यूट्स। ठीक है, प्रेसिडेंस क्या है, जहां पर प्रेसिडेंस का मतलब है जिस प्रकार से आपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को सॉल्व किया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहां पर कहीं पर लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है कि जो सम की वैल्यू आपकी यहां सॉल्व हो रही है वो कैसे हो रही है कि 5 + 3 मान लीजिए डिवाइड बाय 2 लाइक दिस। ओके, आपने कोई वैल्यू ली है, उसके अंदर इस प्रकार से कोई वैल्यू आ रही है मान लीजिए, तो ये क्या होगा, प्रेसिडेंस का मतलब है कि जिस प्रकार से मैथमेटिकल थिंग्स काम करती हैं कि सबसे पहले डिवाइड होगा, उसके बाद एडिशन होगा, है ना। तो ये आपका जो सीक्वेंस जो होता है वैल्यूशन का, ठीक है, जो जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं, यही क्या है आपका प्रेसिडेंस है, कि कौन सी वैल्यू सबसे पहले आपकी परफॉर्म होने वाली। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 2 सिंबल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, जो स्लैश का यूज होता है ये क्या करता है, ये आपके किसी वैल्यू में क्वोशिएंट को देता है। जैसे हमने अगर लिखा है कि 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका 1 टाइम्स ही इसको डिवाइड कर पाएगा। या यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो है 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए 18 को, तो यहाँ पर ये ओनली 3 टाइम्स ही इसको डिवाइड कर पाएगा। 5 3 जा 15 और यहाँ पर 3 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो जो जी यहाँ 3 आया है ये आपका होता है बेटा क्वोशिएंट और ये होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस का यूज करते हैं, जबकि स्लैश के लिए का यूज हम कब करते हैं, जब हमको क्या करना होता है बेटा, क्वोशिएंट को आइडेंटिफाई करना होता है किसी में। ठीक है, क्वोशिएंट का यूज कर रहे होते हैं। अब बात करेंगे कुछ ऐसे पैकेज हैं जो कि आपके स्कैनर क्लास को कंटेन करते हैं, तो वो आपका क्या है, java.util। java.util एक ऐसा पैकेज है जो क्या करता है, आपका स्कैनर क्लास को कंटेन करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इस वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आपकी क्लियर हो रही होंगी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन सबको आप 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसको पॉज करके एक रिटन नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके बार बार इसको रिवाइज करने के काम आएंगे, क्योंकि यही सेम चीजें आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है कमेंट। कमेंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट। तो कमेंट का मतलब, कमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि क्या करता है, जो भी हम जावा में यूज कर रहे होते हैं, जावा प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो कंपाइलर इसको क्या करता है, टोटली इग्नोर करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कमेंट्स आपके सिंगल लाइन कमेंट होता है, डबल मल्टी लाइन कमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है। तो कमेंट आपके बहुत हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट। तो कमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट दैट आर इग्नोर बाय द जावा कंपाइलर। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि जावा कंपाइलर के द्वारा क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, उससे क्या बोलते हैं बेटा, कमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगला आता है आपका सीमेटिक एरर। तो हम बात करेंगे, एरर आपने बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, रन टाइम एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है। ठीक है, तो यहां पर एक आपने नया एरर आपको देखने को मिल रहा है, सीमेटिक एरर। सीमेटिक एरर क्या होता है जी, आपका जो है जब आप कहीं पे कुछ इनकरेक्ट आइडियाज को यूज कर रहे होते, उससे हम बोलते हैं बेटा सीमेटिक एरर्स। ठीक है, यहां पे किसी पे आपने एरर पढ़े होंगे, एक होता है आपका सिंटैक्स एरर, एक होता है आपका रन टाइम एरर, एक होता है आपका लॉजिकल एरर।
ठीक है। इसी के साथ एक पढ़ना हमें सिमेट्रिक एरर। सिमेट्रिक एरर क्या होता है? ये आइडियाज को आइडेंटिफाई करता है। अगर आइडियाज आपने कहीं पे गलत यूज किए हुए हैं तो उससे वहां पे वो हो जाएगा सिमेट्रिक एरर। ठीक है। सिंटैक्स एरर क्या होता है? जब हम कोई भी सोर्स कोड लिख रहे होते हैं उस दौरान कोई गलती हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर का मतलब है कि कोई एरर नहीं है हमारे सोर्स में बट उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है तो वहां पे होगा रन टाइम एरर। लेकिन लॉजिकल एरर क्या है कि आपका सोर्स भी बहुत अच्छा है, आपका रन भी हो गया है, कंपाइल्ड हो गया है, लेकिन जो आउटपुट आया है सेटिस्फैक्टरी नहीं आया। आप जैसा आउटपुट चाहते थे वैसा आउटपुट नहीं। आप चाहते थे कि कोई भी चीज़ अलग अलग लिख के आए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आए, लेकिन वो सभी एक ही लाइन में आ जाते, तो ऐसा होता है लॉजिकल। बट कहीं पर आपने आइडियाज ही गलत लगाए, है ना, तो वहां पे हो जाएगा आपका सिमेट्रिक एरर। माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पे आपका आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो अभी हमने आपको कमेंट बताया है, कमेंट में सिंगल लाइन कमेंट होता है आपका, मल्टी लाइन कमेंट होता है और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है। तो मल्टी लाइन कमेंट क्या करता है? ये आपका यूज होता है, ये डिस्क्राइब करता है पूरे ब्लॉक को। ठीक है, मतलब कि यूज टू डिस्क्राइब अ ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कि कोई पर्टिकुलर कोड को जब हमें डिस्क्राइब करना होता है तो इसके लिए हम इस टाइप से यूज कर रहे होते हैं इसको, है ना। ये इसके बीच में हमने कोई भी कई प्रकार से आपने लाइन से यहाँ पर लिख सकते हो, तो इसलिए इसे हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी बोलते हैं। जबकि सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम सिर्फ इस प्रकार की 2 लाइन्स ही यूज कर रहे होते हैं। चलिए बात करेंगे पैकेज की, कि पैकेज क्या है। तो पैकेज बेटा कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस बोल सकते हैं, सब क्लासेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पैकेज होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस और सब क्लासेस होता है। बात करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड की। देखिए कई बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जावा के अकॉर्डिंग। आपको ये समझ में आना चाहिए इंपोर्ट है क्या। इंपोर्ट एक प्रकार से कीवर्ड होता है जिससे की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर पैकेज को कॉल कर रहे होते हैं। जैसे हमने स्कैनर क्लास को कॉल करना है, कोई ये पैकेज, ये सब क्या है? पैकेजेस है। स्कैनर क्या है? एक पैकेज है। तो हम पर्टिकुलर पैकेज को जब हमें कॉल करना होता है तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से। आप लोग एक लाइन लिखते हैं इंपोर्ट java.util.asterisk, तो ये क्या है? ये इंपोर्ट जो वर्ड है वो किसी पर्टिकुलर पैकेज को कॉल करने के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 2 लाइब्रेरी पैकेजेस आए हैं। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि राइट डाउन एनी 2 लाइब्रेरी पैकेजेस, तो हमारे पास हमने बहुत से हैं, उसमें से हमने आपको यहाँ पे 2 लिख के दिखाए हैं, java.util, java.lang। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा मैथमेटिक्स लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम किस प्रकार का मैथमेटिक लाइब्रेरी के लिए सिंटैक्स यूज करते हैं? मैथमेटिक्स सिंटैक्स है, तो हम क्या करेंगे? math.abs और पैरेंथेसिस। ठीक है, तो मैथ का एम हमेशा याद रखना, कैपिटल रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे बनता है यहाँ पे कि पैकेज कंटेन्स मैथ क्लास। कौन सा ऐसा पैकेज है जो मैथ क्लास को कंटेन करता है? तो वो है आपका java.lang। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको समझना है कि पैकेज, ऐसा पैकेज जो मैथ क्लास को कंटेन करता है वो है आपका java.lang। अब हम बात करें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जिनको आपको क्या करना होता है? जावा के फॉर्म में, जावा सिंटैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो याद रखिए कि ये आपका क्या है? स्क्वायर रूट है, तो इसके लिए हमने यूज किया है math.sqrt। इसके बाद आप पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे? जब हम इस पर्टिकुलर को लिखेंगे तो इस पर पावर लगी हुई है तो हम लिखेंगे इसको math.pow, और जो बेस है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और कॉमा के बाद जो भी इस पर पावर है उसको बाद में लिख देंगे कॉमा के साथ। ठीक है, तो जो पीछे वाली वैल्यू है ये पावर को रिप्रेजेंट करेगी, जो आगे वाली वैल्यू है वो बेस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे, यहां पर आया है आपका math.pow b,2 एंड उसके आगे आया है आपका math.pow c,2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये बात याद रखिए बेटा कि हमें बहुत मेहनत करना है। ठीक है, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। ये बात याद रखना है बेटा कि हमें बहुत पढ़ना है। माँ बाप हमारे लिए बहुत खून पसीना बहा रहे हैं, तो चाहे हमारे माता हो पिता हो, हमें उसके हर एक पसीने की बूंद को क्या करना है? मोती से चमकाना है ना, और उनके हर सपने को क्या करना है? साकार करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल उत्साह के साथ पढ़ना है, और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के वीडियोस अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियोस हम लाते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के पास इस प्रकार के वीडियो भेजिए, जिससे कि आपके साथ साथ हम उनकी भी हेल्प
कर सकें। चलिए बेटा, तो हम बात करेंगे कुछ आपके इस प्रकार से भी मैथमेटिक्स लाइब्रेरी के क्वेश्चंस हैं, ये आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको डील करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे पूछा जाता है मैथ डॉट मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है, यहाँ मैक्स का मतलब है ये दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करेगा और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो डायरेक्टली एज इट इज निकाल के देगा। तो आपको ये बात आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स के सारे रूल इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे प्रेसिडेंस वाली बात है तो वहाँ पे भी मैथमेटिक्स जो आपका बोर्ड मास है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी प्रेसिडेंस वर्क करता है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि मैथमेटिक्स में माइनस की जो वैल्यू होती है वो जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, और जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी मानी जाती है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्स का मतलब है बड़ी वैल्यू निकाल के देगा। तो जो यहाँ पर हम देखेंगे कि 17 जो माइनस का है और यहाँ पे माइनस का 19 है, तो आप समझ पा रहे हैं कि 17 जो है छोटा होता है 19 से, लेकिन माइनस लगाए तो माइनस केस में रिवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर मैक्स की जो वैल्यू है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैक्स की वैल्यू -17 देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता मैथ डॉट मिन तो आपका -19 आंसर दे देता। इसके बाद आता है सील। तो यहाँ पे आपके दो वर्ड होते हैं, एक होता है सील, एक होता है फ्लोर। सील का मतलब होता है अपर वैल्यू, सील का मतलब होता है अपर वैल्यू, और फ्लोर का मतलब है लोअर वैल्यू। ये होता है आपका फ्लोर वैल्यू और ये होता है आपका सील वैल्यू। और इनके बीच जैसे हमने बात करें, यही आप देख रहे हैं एक वैल्यू लिखी है 7.8, तो 7.8 दो वैल्यू के बीच में आपकी वर्क कर रही है, एक 7 और एक 8। मतलब यहाँ कहीं पे आपकी वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 7.5, यहाँ पे 7.8 यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जब आपकी सील की बात करेंगे तो हम 8 को आंसर देंगे, और यहीं पे अगर फ्लोर होता तो हम किसको आंसर लिखते हैं, 7। याद रखिए जो आपके सील और फ्लोर हैं दोनों की दोनों आपके डबल डेटा टाइप वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसको 8 नहीं लिखना, यहाँ लिखना है 8.0। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी है इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपकी सील है, फ्लोर है, ये हमेशा डबल डेटा टाइप ही रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है 8 आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्लोर लिखा हुआ है, तो फ्लोर के हिसाब से यहाँ पे जैसे 4 है तो 4.7 का फ्लोर तो 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने 5 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो जब पॉइंट की बात आती है तो पॉइंट में जो सील वाला पोर्शन होता है, सील वाले पोर्शन में छोटी वैल्यू होती है। मीन्स आप जब नंबर लाइन लिखते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन 0 इस प्रकार से -1 -2, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ -4 है, यहाँ -5 है, तो ये आपका क्या होगा, सील वैल्यू, और ये होगा फ्लोर वैल्यू। तो जो -4.7 है वो यहाँ आएगा, तो यहाँ इसके हिसाब से ये आपका सील वैल्यू हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर फ्लोर वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सील वैल्यू क्या आया है, -5.0। अच्छा, -5.0 क्यों लिखा माय डियर स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये आपकी क्या होती है, डबल डेटा टाइप वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ अभी हमने कर लिया है, इसकी वैल्यू 4.0 आ जाएगी। और मैथ डॉट पावर में हमने आपको बताया ये बेस होता है और ये पावर होता है। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2 पावर 3 आएगी, और 2 पावर 3 की वैल्यू आप जानते हैं 8, और 8 को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपकी किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करता है, तो डबल डेटा टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मैथ डॉट पाव है, मैथ डॉट सील है, मैथ डॉट फ्लोर है, ये किस प्रकार की डेटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेंगे, तो ये करेंगे आपकी डबल डेटा टाइप वैल्यू। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मैथ डॉट सील फिर से आया हुआ है, तो 4.4 है, तो सील का मतलब अपर वैल्यू 5.0 आएगा। यहाँ आया एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे आपने मोड पढ़ते थे कि कोई भी +-5 लिखा है तो आंसर हमेशा प्लस में ही निकलता है, तो ये आपका एब्सोल्यूट है। ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट करेगा इसको। तो एब्सोल्यूट का मतलब है अगर -4 है तो +4 करेगा, और +4 है तो +4 करेगा। इसका रिटर्न टाइप एज इट इज होता है, तो यहाँ पे डबल वाला कोई सिस्टम नहीं। कई बार पूछे जाने वाला एक और क्वेश्चन है, ब्लॉक किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या होता है बेटा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस बोल सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो आप कर्ली ब्रैकेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो ब्लॉक होता है वो इस प्रकार के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। अब लूप्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 2 लूप आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है बेटा नल लूप, और एक पूछा जाता है आपका इनफाइनाइट लूप। तो आपको ये समझना है बेटा कि नल लूप क्या होता है, नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट। नल लूप का मतलब कोई भी ऐसा लूप जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट है ही नहीं है, ठीक है, कुछ प्रिंटिंग के लिए है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वो आपका जो लूप होगा वो नल लूप होगा। इनफाइनाइट लूप जिसमें किसी प्रकार से उसका एंड हमें समझ में नहीं आ रहा, वो अप टू चला जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसे हम एंडलेस लूप भी बोलेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप एक प्रकार से क्या होता है, एंडलेस लूप होता है माय डियर स्टूडेंट।
आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है इसमें। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आप तक वो वीडियो बना के जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।